Hello everyone. So now we have 10, around 10 people, 11 now in the session, and I hope my voice is clear. Is it Yes, audible your to voice. all? Great. Yes. So today we will complete the last block for BPCC 104. This is your statistical methods for psychology, and the block 4 is all about the normal probability distribution. ठीक है? सो क्योंकि हम गैप लग गया बहुत ज्यादा, शायद बच्चे भूल भी गए होंगे, ले कोई बात नहीं. आई विल go through a quick revision for your statistical methods of psychology. Then we come to the uh, block 4, which is about probability. So this is all about statistical methods. So first we have already studied about the definition and the concept and the types of statistics in psychology. ठीक है कि definition क्या होती है कि कोई भी हम observation करते हैं psychology में, then we need some mathematical terms and some methods which help us to calculate the data for the multiple observation that we did. ओके सो जब हम डेटा को कैलकुलेट करते हैं तब स्टैटिस्टिक्स की हमें जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा स्टैटिस्टिक्स के अंदर. देन वी लर्न अबाउट हाउ वी calculate them or how we compute some other measurements like mean, median, जिसे हम कहते थे, क्या कहते थे, सेंट्रल टेंडेंसी. राइट, सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट किससे हम करते थे, मीन से, मीडियन से एंड मोड से, जो क्या करता था, पूरे डेटा की एक सेंटर वैल्यू को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करता था, जिससे हमें आइडिया लग जाता था पूरे डेटा का. तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा, क्लासिफाई करना सीखा, उनके इंटरवल्स कैसे बनते हैं ये सीखा, और फिर हमने ये पता किया कि उनके ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जैसे बार ग्राफ था, हिस्टोग्राम था. We have several graphs in unit 1 or maybe in unit 2. Then we studied about कि हमने फिर उसके बाद क्या सीखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं वेरिएबल्स को. ठीक है, जब हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं या फिर हम मल्टीपल डेटा कैलकुलेट करना होता है तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन सीखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. देन उसके बाद हमने पियर्सन का जो प्रोडक्ट था वो सीखा, जिसमें हम कंपेयर कर रहे थे, वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे थे उनके मेथड से कैलकुलेट करके. ठीक है, तो हमने कुछ बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखी. तो ये ब्लॉक 4 में क्या है, ब्लॉक 4 में हम सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करती है किसी भी डेटा को कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में. तो हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है, वी हैव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. So anyone have any idea about probability? So they can speak up. They can unmute yourself. Any idea about probability? किसी ने mathematics पढ़ी हो? Anyone? Do we have anyone who like to speak? No? Yes, maybe. Okay then. So probability क्या होती है? Probability बोलते हैं कि हम किसी भी event के होने के chances, जब हम कोई भी बात बोलते हैं कि जैसे कल मैं ऑफिस जाऊंगा, इसके कितने चांसेस हैं, कि मैं पक्का जाऊंगा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्या चांसेस है. कोई भी इवेंट, कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं, कोई भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, किसी भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारा आउटकम होगा, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांस कितने हैं होने के, ना होने के, कितने अमाउंट में होने के. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि चांस कितने हैं. ठीक है, नेक्स्ट मेजरमेंट के आने के क्या डेटा आएगा, क्या उसका आउटकम होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. So in probability with unit 8, we have several topics with the introduction. First, we have introduction. Okay, we will go through with the introduction for probability. Then we have concept of probability, what concept we have regarding this term. And then we have concept, nature and properties of normal probability distribution. We will go through with some importance of normal distribution and the properties for normal distribution. ठीक है, कर्व आएगा, एक ग्राफ आएगा इसमें भी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कैसे बनता है. देन वी हैव सम स्टैंडर्ड स्कोर्स और यू कैन से द मेजरमेंट which help us to compute the normal probability distribution for any given data. ठीक है,
तो इसकी हमें जरूरत क्या पड़ी, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और क्या क्या मेथड्स हम इसमें सीखेंगे कैलकुलेट करने के लिए, वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन हियर. So if I talk about the introduction, I will start with the example as per the IGNOU study material. So they said, suppose we take variables like height, weight, or psychological variables like intelligence, emotional intelligence, and we measure the same across a large population. So we are likely to obtain a graph which will indicate that the maximum scores lie in the middle of the distribution. तो इसका basic meaning क्या है? ये कह रहा है कि हम कभी भी जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, जैसे हमने कोई एक ऑब्जर्वेशन की, ए मेरा ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके मैंने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं उसको एक्स से डिनोट कर दिया, देन उनके हिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं मैंने उसको वाई से डिनोट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल हो गए, एक एक्स वेरिएबल, एक मैं एक्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं, और एक मैं वाई ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो बच्चों के हिस्ट्री के मार्क्स हैं. तो जब हम ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की, एक पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट की, या फिर पर्सन्स की, या फिर सैंपल्स, या फिर पॉपुलेशन, आप कुछ भी कहो, जब हम उसमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वहां पे वेरिएबल्स भी हमारे पास क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कोई भी मैंने ऑब्जर्वेशन ली, अगर मैं यही एग्जाम्पल अगर उठाऊं, सपोज मैंने कोई ऑब्जर्वेशन डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, मैं इसको ए से डिनोट कर देता हूँ, नंबर ऑफ पीपल 1 2 3 4 5, सपोज 5 मेरे पास पर्सन्स हैं, ठीक है, उनकी मैंने पहले हाइट को ऑब्जर्व किया, ठीक है, हाइट को मैंने इसको एक्स से मैं अगर डिनोट करूं हाइट को, तो एक्स से मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, देन उसके बाद मैंने वेट को ऑब्जर्व किया, वेट को मैं सपोज मैं वाई से डिनोट करता हूं इधर, तो एक वाई मेरे पास वेरिएबल हो जाएगा. देन अगर मैं उनकी इंटेलिजेंस को भी मैं मेजर करता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी मेजर करता हूं, तो सपोज इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैंने जेड एक अलग वेरिएबल बना दिया, ठीक है, एक जेड एक अलग वेरिएबल बना दिया, और उसके बाद सपोज मेरे को कोई भी एक अलग उनका आईक्यू अगर टेस्ट करना है, आईक्यू के लिए सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लो, क्यू वेरिएबल ले लो, सपोज मैंने क्यू यहाँ पे ले लिया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 वेरिएबल हो गए, ठीक है, एक्स वाई जेड और क्यू. एक्स हमें बता रहा है हाइट कितनी है यहाँ पे 5 पर्सन्स की, वाई हमें बताएगा कि उनका वेट कितना है, और जेड बताएगा उनका इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है, और क्यू बताएगा कि उनका आईक्यू लेवल कितना है. ठीक है, तो अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब भी हम इस तरह के डेटा को कैलकुलेट करते हैं, सपोज हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, या कोई भी डेटा अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस टाइप का, तो उसमें हमेशा ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? हमारा ग्राफ हमेशा बनेगा, लेट मी शो यू, ये वाला ग्राफ बनेगा हमारा. ऐसा ऐसा क्यों होगा? अब एक बात बताओ, अगर मैं सपोज कि मैंने यहाँ पे 5 पर्सन का डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, सो 5 पर्सन, सपोज कि एक की हाइट तो है 5 फुट, ठीक है, एक की हाइट है 5'9", एक की हाइट है 5'8", ठीक है, एक की हाइट है 5'10", और एक की हाइट है सपोज 6.3. ठीक है, सपोज एक एक पर्सन की हाइट है 6.3. तो आप यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं डिनोट करूं, सपोज ये मेरे पास है नंबर ऑफ पर्सन्स 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर सॉरी, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे इस साइड में वाई वेरिएबल में. अगर मैं ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो वाई एक्सिस शो करेगी. मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, कहीं भी ले सकते हो आप, नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स ले लो, और मैं अगर यहाँ पे मैं हाइट को रिप्रेजेंट करूँ एक्स में, तो सपोज ये मेरी 5 फुट है, और ये मेरी 5.8 है, और ये मेरी 5.9 है, ठीक है, और इधर मैंने 5.10 को डिनोट किया है, और यहाँ पे मैंने 6 को डिनोट किया है. तो देखो, एक पर्सन तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पे, अगर मैं पॉइंट से डिनोट करूं, एक आएगा 5.8 पे, एक आएगा 5.9 पे, और एक आएगा 5.10 पे, और फिर एक आ जाएगा 6 पे. तो इसका ग्राफ ना हमारा ऐसा बनेगा. मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं वैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं, सो सपोज यहां से लेके यहां तक हाइट है हमारी 5 से लेके 6 फुट तक. ठीक आपकी है, वॉइस रिपीट हो रही है.
हाँ, मैं वो किसी ने अनम्यूट कर दिया था, मैंने म्यूट कर दिया, अभी नहीं होगी रिपीट। तो सपोज करो ये है मेरी 5 से लेके 6 फुट तक मेरा ये एरिया है, यहाँ से 5 to 6 हाइट डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे सपोज 4 है, ये वाला एरिया 4 फुट को डिनोट कर रहा है, और ये वाला एरिया 3 फुट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये वाला कर रहा है 6 to 7, सपोज करो। तो हमारे पास जितनी भी मैक्सिमम पॉपुलेशन होगी, अगर मैं हाइट मेजर करूंगा तो मैक्सिमम लोगों की हाइट कहाँ पे लाई करेगी? 5 to 6 वाले में लाई करेगी ना मैक्सिमम लोगों की। मैक्सिमम लोगों की हाइट 5 to 6 पे लाई करेगी, क्योंकि यही नॉर्मल हाइट होती है। बहुत कम लोगों की हाइट होगी जो 5 फुट से भी कम होगी, और 4 फुट से भी कम होगी, और बहुत कम होंगे जिनकी 6 फुट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमारी मेरी ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ आएगी? यहाँ पे लाई करेगी। तो ये मेरा यहाँ पे हाइट पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ से नीचे आ जाएगा, क्योंकि कम लोगों की यहाँ बस पॉइंट यहाँ पे सपोज यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे ज्यादा लोग हैं तो ऊपर चला जाएगा ग्राफ। ये क्या है? ये जो हाइट है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, तो हम जो भी कभी भी अगर ऐसी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, सपोज अगर मैं वेट की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने 100 लोगों का सैंपल मैंने लिया है और उसमें मैं वेट अगर मैं कलेक्ट कर रहा हूं, सबके पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर मैं वेट कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैक्सिमम वेट हमारे किस में आएंगे? 100 में से अप्रोक्स 70 लोगों के या मोर देन 70 लोगों के वेट कहाँ पे हमें मिलेंगे? 50 to 70 के बीच में। ठीक है, 50 to 70 के बीच में मैक्सिमम मेरी 80% पॉपुलेशन का वेट मेरा किस में लाई करेगा? 50 to 70 केजी वाले में। 50 से कम केजी वाले में बहुत कम लोग होंगे, और 70 से अबोव वाले में बहुत कम लोग होंगे। ये मैं वैसे वर्बली बोल रहा हूँ, इसको एकदम से वो वैसे प्रैक्टिकली मत लेना। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारे कहाँ पे लाई करेगी? 50 to 70 के उसमें लाई करेगी। तो उसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। और जब कोई भी ग्राफ हमारे पास ऐसा बनता है ना, जब भी हमारे पास ऐसा डेटा कलेक्ट होता है जहां पे मोस्टली पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन एक एवरेज जो उनका डेटा होता है, जो उसका मीन होता है, मीन के आसपास ही लाई करती है, तो वहां पे हमारे पास ऐसा ग्राफ बनता है, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल कर्व, और इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी को कुछ डाउट आ रहा है? किसी को दोबारा रिपीट करना हो तो मैं रिपीट कर दूंगा। एनीवन? नहीं, समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें सो वी आर लाइकली टू ऑब्टेन अ ग्राफ विच विल इंडिकेट दैट द मैक्सिमम स्कोर्स lie in the middle of the distribution and lower scores at the extreme. ठीक है, with regard to the height, for example, there will be more persons with average height and few persons who are taller or shorter compared to the average. And when this data is plotted on a graph, we will get a normal curve as can be seen in figure 8.1, जो मैंने अभी आपको शो किया था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसी को बोलते हैं जहां पे हमारे पास नॉर्मल कर्व हमारा रिप्रेजेंट करता है किसी भी डेटा को। नॉर्मल कर्व कौन सा होता है? जहां पे हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हम जिनको ऑब्जर्व किया है वो एक एवरेज स्कोर पे ही लाई करेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो एवरेज स्कोर से कम होंगे या ज्यादा होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको बोलेंगे। तो अब ये तो हमें पता चल गया, एक डेफिनेशन पता चल गया, एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। नाउ वी विल लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। व्हाट इज बेसिक? द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी? ठीक है, पहले प्रोबेबिलिटी पता चल जाए तभी तो पता चलेगा ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में हम क्या करते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू अ चांस और लाइकलीहुड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज रेफर्स टू अ चांस। ठीक है, कि जो इवेंट होने वाला है, कोई भी एक इवेंट, कोई भी मैं काम करने वाला हूँ, कोई भी कुछ भी अगर कोई हैपन होने वाली है, कोई भी चीज, उसकी चांसेस कितने होने के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी प्रोबेबली बी हॉट टुमारो। ठीक है, कि मतलब कि इट विल बी प्रोबेबली, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्रोबेबली हम कब बोलते हैं? जब शक होता है या फिर जब पूरी चांसेस नहीं होते हैं, उसके चांसेस कम होते हैं किसी भी काम होने के। जैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी आई विल कम टू द ऑफिस। कुछ में अगर मैं बना सकता हूँ ना कि मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं, प्रोबेबली यूज वर्ड यूज करते हैं हम तभी यूज करते हैं जब डाउट होता है कि हाँ किसी भी इवेंट को लेके कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रोबेबिलिटी, जहां पे हम चांसेस बताते हैं किसी भी इवेंट के होने के, उसके आउटकम के। और यू कैन से प्रोबेबिलिटी
the teacher might not come tomorrow, ठीक है, so probably the teacher might not come tomorrow, तो ये कह रहा है कि क्या पता टीचर कल ना आए, तो उसकी भी क्या है, probability है, उसमें भी क्या है, chances है. So this sentence reveals that there are chances for the event to occur tomorrow but there is no certainty. ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे चांसेस हैं वो इवेंट occur होने के, लेकिन कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, कि पक्का नहीं है, या तो कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं पक्का टीचर नहीं आएगा कल, ना कोई ये कह सकता है कि हाँ पक्का ही आएगा. तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे क्या है, डाउट है, यहाँ पे क्या है, चांसेस है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अब ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमें पता चल गई, लेकिन व्हाट इज द रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स डू विद दिस प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी तो पता चल गई, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है प्रोबेबिलिटी में, ये हमें पढ़ना है. पहले हमें ये पता करना है कि स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी हम क्यों पढ़ते हैं, और फिर हमें ये पता करना है कि स्टैटिस्टिक्स हम साइकोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, आ गया ना, उल्टा हो गया ना, कि साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स की क्या जरूरत है और स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी क्या जरूरत है. तो जो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी की क्या जरूरत होती है, क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, यही हम लर्न करेंगे अभी. So the probability of an event to occur due to the certain reasons help the researcher to formulate the hypothesis to continue with research or the experiment. ठीक है, तो probability क्या है, probability हमें help करता है. ठीक है, क्या करने के लिए, रिसर्चर को हेल्प करता है, जो रिसर्च करते हैं, टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस टू कंटिन्यू विद रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, क्योंकि अब देखो ये पता चल, क्योंकि हमारे प्रोबेबिलिटी में हमारे पास बहुत मेथड्स होते हैं जिसमें हम किसी भी चांसेस के ओकर होने के पता करने के हमारे पास कैलकुलेट करते हैं कुछ मेथड से, और हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं. 70% चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं, या फिर 0% चांसेस हैं. तो ये हम जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं, ये हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं. वी हैव सेवरल मेथड्स इन प्रोबेबिलिटी टू कैलकुलेट द चांसेस फॉर द पर्टिकुलर इवेंट टू हैपन. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे प्रोबेबिलिटी, हम रिसर्चर को ये बेनिफिट होता है जब मुझे पता चल जाएगा कि ये इवेंट के या फिर ये जो मैंने डाटा कलेक्ट किया है इसके फर्दर चांसेस ये हैं आगे वाला, कि मैं जैसे जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल अगर मैं दूं, तो सपोज मैंने 10 लोगों का पहले लिस्ट बनाई, 10 लोगों का मैं हाइट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे पता चला कि 10 लोगों में से 7 लोगों की हाइट 5 और 6 फुट के बीच में आ रही है. दैट मीन्स आई कैन प्रिपेयर माई हाइपोथेसिस to continue with the research, and I can compute that the most people will be having the height from 5 to 6 फुट itself. तो मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने कोई चांसेस, मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरे को 90% मेरे को पक्का पता है कि आने वाले जो लोग होंगे उनकी भी हाइट 5 to 6 के बीच में ही होगी. तो ये जो चांसेस होते हैं, जो हाइपोथेसिस होते हैं, कोई हमारा कोई भी परसेप्शन होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प करता है उसको कैलकुलेट करने में. जैसे अगर मैं तुम्हें और अगर एग्जांपल दूं, जैसे बहुत सारे लोग जुआ लगाते हैं ना, गैम्बलिंग करते हैं, तुमने क्लब्स वगैरह देखे होंगे, जो कैसीनोज वगैरह होते हैं. इंडिया में तो बहुत कम जगह लीगल है ये, लेकिन आउटसाइड इंडिया अदर कंट्रीज में जो कैसीनोज होते हैं, ठीक है, वहां पे जो जीतते हैं ना हमेशा, एज जुआरी तो होते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग करते हैं, बट दे यूज द प्रोबेबिलिटी मेथड एज वेल इन कार्ड्स, यू कैन से. ठीक है, जब हम कार्ड्स प्ले करते हैं तो जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी होगी ना, तो वो अपने कार्ड्स को देख के कि मेरे पास ये कार्ड्स हैं, मेरे पास 13 कार्ड्स मेरे पास ये आए हैं, तो ही कैन फर्दर hypothesis. ठीक है, he can further choose or he can further think about the other cards as well, कि मेरे पास ये सब कार्ड आ गए तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सामने वाले के पास ये कार्ड होंगे. सपोज कि मेरे पास कार्ड तो पता होंगे ना सबको, कोई ऐसा है जिसने कभी कार्ड्स ना देखे हो, एनीवन? अगर मैं कार्ड के एग्जांपल से अगर समझाऊं तो समझ में आएगा ना. तो कार्ड में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, कार्ड में हमारे पास, क्योंकि कार्ड से समझाना अच्छा होता है, इजी लगता है कार्ड से समझाने में, कार्ड में हमारे पास कितने होते हैं भाई, 52 कार्ड्स होते हैं. ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल. तो यहाँ पे 13 कार्ड्स का एक कलर होता है. ठीक है, 13, जैसे 13 का ये वाला हो गया, जो ये हर्ट वो जिसको बोलते हैं, 13 कार्ड्स का क्या होते हैं, एक दूसरा होता है ब्लैक वाला हर्ट जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, फिर 13 कार्ड्स का एक जिसे हम ये ऐसे करके होता है. ठीक है, हार्ट और स्पेस डायमंड एंड क्लब. वाओ, ठीक है, तो एक 13 कार्ड्स का ये वाला सा होता है. तो इनके सब अलग अलग कलर के होते हैं. ठीक है,
तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी, सपोज की प्रोबेबिलिटी कैसे हेल्प करती है, मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ ताकि प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो सपोज करो कि 4 लोग प्ले कर रहे हैं गेम को, ठीक है, और 52 कार्ड्स हैं टोटल। तो एक पर्सन के पास कितने कार्ड आएंगे, एक पर्सन के बाद आएंगे 13 कार्ड्स, ठीक है। एक पर्सन के बाद 13 कार्ड आएंगे, तो रैंडम आएंगे, वो कोई भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं से भी रैंडम आएंगे। तो सपोज करो कि उस 13 कार्ड में से मेरे पास 10 कार्ड्स मेरे पास हर्ट के आ गए, ठीक है। अगर मेरे पास 10 कार्ड्स मेरे पास हर्ट के आ गए, तो मेरे को ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि 10 कार्ड तो मेरे पास हर्ट के आ ही गए, तो कितने कार्ड बचे हैं हर्ट के, 3 कार्ड बचे हैं ओनली हर्ट के, जो बाकी 3 मेंबर्स में इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, जिसको यूज करके जो प्लेयर होता है वो कैलकुलेट करता है कि हाँ इतने चांसेस है, अगर मैं इस हर्ट को अगर मैं चलूंगा, इससे अगर मैं गेम में इनिशिएट करता हूँ, तो इतने चांसेस हैं कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि और किसी के पास एक कार्ड है ही नहीं, या फिर सिर्फ 3 कार्ड है। तो अगर मैं एक बार प्ले करूंगा तो सबके खत्म हो जाएंगे, बाकी सब फिर मेरी गेम हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत हमारे पास तरीके होते हैं, प्रोबेबिलिटी को हम यूज करते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन में पता करने में कि कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के। Okay, so I got a text from Riza that she is not able to hear my voice. So I hope I am audible, right? Yes. Okay. Yes, Himanshu Yes. is audible. Then Riza, you can disconnect yourself and try to reconnect again. And let's see. सो ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है, एक मेथड होता है जिसको हम यूज करते हैं फर्दर कैलकुलेशन करने के लिए, पता करने के लिए कि आगे इसके चांसेस कितने किसी भी इवेंट के होने के। सो ये बेसिकली हमारी डेफिनेशंस है, तो रिसर्चर को ये हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा ये साइकोलॉजी में हेल्प हो गया। अब साइकोलॉजी में क्या हेल्प करेगा, यहाँ पे सिर्फ रिसर्चर लिखा है, साइकोलॉजी में क्या हेल्प होगी, साइकोलॉजी में ये हेल्प होगी कि जो हम अभी बीपीसीसी 103 पढ़ रहे हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम क्या लर्न कर रहे हैं कि किसी की आईक्यू क्या होगी, किसी की मेंटल कैपेबिलिटी कितनी होती है, हम डिफरेंट क्यों है, हमारा एटीट्यूड क्या है, ठीक है। तो वहीं से हम क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक मेजरमेंट होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी है, ठीक है। सपोज मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस को 0 से 100 में कन्वर्ट कर दिया, मेजर कर दिया, ठीक है, एक स्केल बना दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस 0 से लेके 100 तक लाई करती है। तो सपोज फर्स्ट पर्सन की इमोशनल इंटेलिजेंस है 70, दूसरे की है 80, ठीक है, थर्ड की है 55। तो ये क्या होता है, ये हमारा फर्दर स्टडीज में हमारे काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी साइकोलॉजी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा बन रहा है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन का डेटा बन रहा है, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये भी पता करना है कि आने वाले, अगर मैं और अगर आगे मैं डेटा को अगर मैं बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं और लोगों पे भी अगर अप्लाई करता हूँ इस डेटा को, तो मेरे चांसेस क्या होंगे, फर्दर कैलकुलेशन क्या रहेंगी, और किसका क्या क्या डेटा आएगा निकल के, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोबेबिलिटी की यहाँ पे हेल्प होती है। So I will let you know some other examples as well to clear this topic. So it is relevant in science as well. Science में बहुत relevant होते हैं, investigation में काम आती है, क्योंकि हमें आने वाले possible outcome के बारे में बताती है, इसीलिए investigation में भी ये बहुत important होती है। And it is also important in finance, gambling, देखो gambling आ गया, then artificial intelligence, mathematics and game theories. Researchers can draw conclusion on the basis of probability, ठीक है। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, दे कैन ड्रॉ कंक्लूजन एज वेल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। So in simple terms, probability refers to the chance, possibility, or you can say likelihood of an event to occur. So in statistics, the term probability refers to the expected frequency of the occurrence of an event among all the possible similar events. So क्या करता है, ये हेल्प करता है हमें फ्रीक्वेंसी को बताने में कि फ्रीक्वेंसीज आने वाले इवेंट्स की क्या होंगी। सो सपोज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे सिंपल इन्होंने फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, विच वी यूज्ड which we already used in our 10th classes, you can say 11th or 12th probability के चैप्टर थे वहां पे। So suppose if you toss a coin in air, suppose मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, उसकी तरफ एक तरफ हेड होगा, ठीक है, और एक तरफ क्या होता है, टेल होता है, जिसको हम हमेशा यूज करते हैं टॉस पर्पस के लिए। तो अगर एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूं, सो देयर इज एन इक्वल चांस फॉर हेड और टेल टू अपीयर, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं कोई भी कोस अगर
कोई भी कॉइन को अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है, कोई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या कोई ये कह सकता है कि हेड आने के 70% चांसेस हैं और टेल आने के 30% चांसेस है? ऐसा तो नहीं है ना। बोथ आर इक्वली प्रोबेबल टू अपीयर, ठीक है, या हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकती है, दोनों 50% चांसेस है दोनों के। दस द प्रोबेबिलिटी दैट हेड और टेल विल अपीयर, ठीक है, when a coin is tossed in air is half to appear, ठीक है, तो क्या रखा है, हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। जो भी उसका जो हेड आएगा या टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली एक डाई इसमें लिखा हुआ है, जो हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो में जो एक यूज करते हैं, जो क्यूब होता है हमारा, उसको 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं अलग अलग सरफेस पे, उसको अगर हम उसको अगर मैं फेंकता हूं जैसे लूडो में यूज करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के ओकर होने में कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी। 1 to 6 हमारे पास नंबर्स हैं, तो 6 नंबर्स हैं। अगर मैं कहूं कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी किसी भी इवेंट की, एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये कैलकुलेट होता है डिजायर आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम और इवेंट्स। जैसे तो कोइन के मामले में क्या था, कोइन के उसमें था कि 1/2, 2 क्या है, टोटल आउटकम, ठीक है, तो कोइन में हमारा 1/2 था। 2 क्या है, टोटल आउटकम, और 1 क्या है, हेड या टेल, ठीक है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल आउटकम कितने हमारे पास, दो, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है, कितने हो गए, दो। और हमें किसका कैलकुलेट करना है कि हेड आएगा तो क्या आंसर होगा, तो हेड आएगा तो ऊपर 1 आउटकम डिवाइडेड बाय में टोटल आउटकम। ऐसे अगर मैं अगर डाइस का करता हूं तो उसमें क्या होता है 1/6, क्योंकि 6 टोटल आउटकम है हमारे पास, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। और अगर मैं किसी एक पॉसिबल इवेंट को कैलकुलेट करना चाहूं, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1/6। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. और ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी रेशियो ऑलवेज रेंज बिटवीन द लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑलरेडी डिफाइन की हुई है, प्री डिफाइन है कि हम इसको दो ही उसमें कैलकुलेट करते हैं, या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो 1 अगर आंसर आता है हमारा, दैट मीन्स उसके 100% चांसेस है आने के, ठीक है। और अगर 0 अगर आंसर आता है, दैट मीन्स उसके 0% चांसेस है कि वो इवेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बीच में जो भी वैल्यूज आती हैं 0.1 0.5 0.7 0.6 0.9, या फिर अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं, 1 को आप अगर 100% अगर आप अगर मान लो, और 0 को 0% अगर आप मान लो, तो 100% मतलब कि वो इवेंट पक्का होगा, 0% मतलब वो इवेंट बिल्कुल भी नहीं होगा अगर बीच में है तो। अगर जैसे मैंने बोला था हेड या टेल कहाँ आएगा, कितनी परसेंट उसके चांसेस है, तो 50%, क्योंकि हेड भी आ सकता है, हाफ उसके चांसेस है हेड के और हाफ ही टेल के चांसेस है, तो 50% चांसेस है, कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम मेजर करते हैं बेसिकली वो 0 to 1 के बीच में ही मेजर करते हैं। 0 मतलब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ occurrence एंड 1 मतलब सर्टेनिटी ऑफ द occurrence, ठीक है। So now predicting whether it will be hot the next day will have more chances to occur if on the present day the temperature might have been high enough। जैसे ये कह रहा है predicting, कैसे predict कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि कल कितना टेम्परेचर होगा, तो कल का टेम्परेचर मैं आज के टेम्परेचर पे गैस कर सकता हूँ ना। अगर सपोज आज का टेम्परेचर मैक्सिमम 20 डिग्री सेल्सियस रहा है गुड़गांव में, तो मैं कह सकता हूँ कि जो कल टेम्परेचर होगा वो अप्रोक्स 20 डिग्री के आसपास ही होगा। 22 हो जाएगा मैक्सिमम, या तो 25 हो जाएगा, या 30 तक हो जाएगा, 30 से ज्यादा नहीं जाएगा। ये इसके पूरे 100% चांसेस है। तो ये क्या है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। So now we have different concepts which are related to probability. So as probability is a statistical concept, probability statistical concepts है, तो इसको measure करना, analysis करना कैसे करेंगे, scientific application से। और हमारे यहाँ पे कुछ concepts हैं, जैसे sample space, what is the sample space and what are the events and what are your power sets, ये चीजें क्या होती हैं। तो sample space क्या होता है, sample space the collection or set of all possible results or outcome of an experiment or event is known as sample space. For example, अगर मैं एक जो डाइस होता है हमारा, जो ये लूडो वाला होता है ना ऐसे करके, अगर इसमें को मैं रोल करूं, ठीक है, तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम आ सकते हैं, 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई डिजिट आ सकती है क्या, नहीं आएगी ना। या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता, उसके 0% चांसेस है, क्योंकि और कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। और 100% चांसेस है कि इन 6 नंबर में से कोई ना कोई एक आएगा। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होती हैं हमारी, जिसमें हम
जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं उसको हम कंसिडर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 are the numbers of the dot assigned at each respective face of the dice. So sample space for the outcome of die range from 1 to 6. ठीक है, तो 1 से लेके 6 तक क्या हो जाएगी, ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। अब है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होता है कि इन जो पूरा मेरा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, जो मेरा सैंपल स्पेस है, उसमें से मैं किसी सबसेट को अगर चूज कर लेता हूं। अगर मैं कहूं कि मैंने डाइस को मैं थ्रो करूंगा, जो लूडो में हम खेल रहे हैं, और नंबर क्या आना चाहिए, कोई भी इवन नंबर आने के क्या चांसेस रहेंगे। ठीक है, इवन नंबर आने के क्या चांसेस रहे, तो 1 से लेके 6 तक में इवन क्या होगा, 2 4 और 6, ये हम मेरे इवन नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इवन ये जो मेरा सेट मैंने बनाया कि इवन नंबर आने के कितने चांसेस है, कितनी आउटकम्स होंगे इवन आने के, तो 2 4 6, ये 3 नंबर मेरे इवन वाले हो गए। लेकिन ये कहां से आए हैं? यहीं से आ रहे हैं ना, ये जो टोटल मेरा जो सैंपल स्पेस बना है, इसी के अंदर से मैंने उठाया ना इसको, इसी में से ये आएगा, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे ये हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा हो जाएगा सैंपल स्पेस, और जो 2 4 6 है ये हमारा हो जाएगा सबसेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सबसेट, और इसी को हम बोल देंगे इवेंट्स। ये तो मेरा हो गया सबसेट, और इसके ओकर हो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, तो इसी को हम बोल देंगे इवेंट। अगर मैं रीड कर देता हूं, द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस विच इज स्पेसिफाइड कलेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द ओवरऑल possibilities is called power set. If we consider that a collection of possible result can be all even numbers, कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं डाइस को थ्रो करूंगा और सिर्फ इवन नंबर ही आने चाहिए, तो वो क्या होंगे, 2 4 6, तो सबसेट क्या हो जाएगा, 2 4 6 मेरा सबसेट हो जाएगा, एंड इज एन एलिमेंट ऑफ द पावर सेट। ठीक है, ये हमारे पावर सेट के एलिमेंट्स है, इसी को हम पावर सेट बोल देंगे। रुक जाओ, और ठीक है, तो इसी को हम पावर सेट बोल देंगे, क्योंकि पावर सेट के ही ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। और अगर इसी को हम क्या बोल देंगे, जब मैं डाइस को थ्रो करूंगा तो क्या क्या इवेंट्स आ रहे हैं, क्या वो इवन नंबर में आ रहे हैं, या जो भी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, इवन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं ओड कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, या मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन से 1 से लेके 6 तक में कौन सा नंबर आएगा, तो ये क्या हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। इवन वाला इवेंट हो गया, ओड वाला इवेंट हो गया, या फिर मैं नॉर्मल नंबर चेक कर रहा हूँ, तो ये सब क्या मेरे इवेंट्स हो गए। ठीक है, और 2 4 6 अगर मैं पूरे सैंपल स्पेस को कंसीडर करूं, अगर मैं सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर कंसीडर करूं, उसको मैं बोल दूंगा सैंपल स्पेस। ठीक है, और पावर सेट में किसे बोलूंगा, सैंपल स्पेस में से ही अगर मैं कुछ आउटकम्स को अलग से कंसीडर करूं। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक बैग है, उसमें 10 बॉल्स हैं टोटल, एक रेड कलर की 5 रेड कलर की बॉल्स हैं और 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल 10 बॉल्स होंगे, जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं, तो ये मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा। लेकिन पावर सेट क्या होगा, अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सिर्फ रेड बॉल होनी चाहिए, सिर्फ रेड बॉल होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेड बॉल किस में से आया, मेरे सैंपल स्पेस में से आया, तो रेड बॉल वाला जो मेरा सेट बनेगा, रेड बॉल वाली जो मेरी आउटकम्स बनेंगी, वो हो जाएगा मेरा पावर सेट, और जो टोटल बॉल्स हैं वो मेरा हो जाएगा सैंपल सेट। ठीक है, और ये जो भी इवेंट मैं ओकर कर रहा हूँ, जो भी मैं निकालना चाह रहा हूँ, उसको मैं बोल दूंगा इवेंट। आई होप दिस इज क्लियर। Yes. तो इसके बाद हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिसजॉइंट इवेंट्स। व्हाट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स? ठीक है, तो नाम से देखो पता चल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रेफर टू इनकम्पैटिबिलिटी। Two events are said to be mutually exclusive if both cannot occur simultaneously in a single trial. जैसे अगर मैं कहूं कि हेड और टेल, क्या हेड और टेल एक कॉइन के एक बारी में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं, या तो हेड ही आएगा या तो टेल आएगा, दोनों चीजें एक बारी में तो नहीं आ सकती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये जो दो आउटकम है मेरे, एक हेड और एक टेल, ये क्या हो जाएंगे आपस में, ये आपस में हो जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर डिसजॉइंट इवेंट्स, जो कभी भी एक साथ नहीं आ सकते, जो कभी भी एक साथ ओकर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव कलेक्टिव इवेंट्स, कलेक्टिव इवेंट्स हमारा वही हो जाएगा जिसमें हम सबको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, एन इवेंट इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव व्हेन इट टोटली इंक्लूड्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव या कलेक्टिव इवेंट्स क्या होंगे, जो पूरे इवेंट को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, पूरे पॉसिबल आउटकम्स को क्या करेगा, कंसिडर करेगा, उसी को हम बोल देंगे एग्जॉस्टिव एंड कलेक्टिव इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, और डिपेंड जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, कोई भी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स
को मैं इंडिपेंडेंट कब कहूंगा, जब आउटकम जो होगी वन इवेंट की हैज नो इफेक्ट और इज नॉट इफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट। जब कोई भी अगर मैं इवेंट कर रहा हूं कोई भी किसी भी सैंपल में से, तो कोई भी दो इवेंट या दो से ज्यादा इवेंट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, मतलब एक की आउटकम दूसरे से इफेक्टेड नहीं होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे अगर मैं टॉस को मैंने कॉइन को मैंने टॉस किया, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ थ्रोइंग ए डाइस। ठीक है, तो जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, उसकी प्रोबेबिलिटी हेड आएगा या टेल आएगा, क्या वो डिपेंड कर रही है, अगर मैं डाइस को थ्रो करूं, अगर मैं डाइस को थ्रो करूं उसके अंदर जो भी मेरे आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6 उसके इवेंट और ये हेड और टेल वाले इवेंट क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? नहीं है। दोनों के आउटकम एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंड ही नहीं कर रहे एक दूसरे पे, एक अलग है और एक अलग है। तो इसलिए हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स किसको बोलेंगे? जो डिपेंड करेंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो डिपेंड कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास 10 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स मेरी है रेड कलर की, ठीक है, और 5 बॉल्स है